हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। 25 नवंबर 2022 के नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके आगे शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना ज़रूर करना, और पर्टिकुलर सेशन को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इस सवाल का सही आंसर था अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक था। 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट पे तकरीबन 8,450 करोड़ रुपए जो है ना वो खर्चा आया है। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई है। तो लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई है अभी हाल ही में आसाम के अंदर। आप कहोगे ये भला कैसा सवाल हुआ, तो आइए सुनते हैं इसके बारे में। जो हमारा इंडिया के अंदर जिस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मराठा साम्राज्य को, वैसे ही नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ना मुगलों को युद्ध में हराने वाले थे लचित बोरफुकन। इनकी जो है ना 400वीं जयंती सेलिब्रेट की गई है और असम के अंदर लचित दिवस के रूप में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यूँ समझिएगा असम का तो ये राजकीय त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पेशली ट्वीट भी किया है। अद्वितीय साहस के प्रतीक माने जाते हैं लचित। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना वैल्यूबल क्वेश्चन रहा होगा। 400वां बर्थ एनिवर्सरी था इनका ग्रेट लचित बोरफुकन का। ठीक है, अच्छा इसलिए मनाते हैं क्योंकि देखो उस टाइम पे ना मुगलों के सामने खड़ा होने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्वोत्तर में घुसने नहीं दिया था उन्हें। इसी पराक्रम और के साथ साथ इसी लड़ाई के साथ में असमिया सेना की विजय की याद में हर साल 24 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। लचित के नाम पे नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, जिसे लचित मेडल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लचित मेडल किस राज्य का है? आसाम का है। पूर्वोत्तर के शिवाजी के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे भारत में मैंने कहा ना मराठों ने किस तरीके से कब्जा किया था, शिवाजी ने मुगलों को कई बार धूल चटाई थी, ऐसे ही थे लचित बोरफुकन। उन्होंने भी अंग्रेजों को बहुत बार धूल चटाई थी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के साथ में एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। उसमें श्रद्धांजलि देते हैं के साथ साथ एक किताब भी जो है ना राष्ट्र को समर्पित की है, जो कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना वो आज ही के दिन में लॉन्च करने वाले हैं 25 तारीख को। असम की बात अगर करता हूँ तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के सीएम का नाम हिमंता बिस्वा शर्मा है। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी भी है और वहाँ के डिब्रूगढ़ तक अभी रिसेंट एक करंट अफेयर था गंगा विलास प्रोजेक्ट, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक जो आपका जहाज है ना वो आएगा। और ये इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज सिस्टम है, ये भी याद रख लेना, जो 10 जनवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक 50 दिन तक चलने वाला होगा। अगला जो सवाल हमारा है कि किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बनाया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के न्यू आर्मी चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है असीम मुनीर। असीम मुनीर जो है ना पाकिस्तान सेना के नए प्रमुख बने हैं, वो तो ठीक है बात, लेकिन ये जो है ना इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले वाले का नाम था कमर जावेद बाजवा। उनकी ये जगह लेने वाले हैं। 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे कौन? कमर जावेद बाजवा। और उनके बाद में जो है ना ये इस पद पे आएंगे। पाकिस्तान की सूचना मंत्री है जिनका नाम है मरियम औरंगजेब। इन्होंने ट्विटर पे ये घोषणा की है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख घोषित कर दिया है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये पाकिस्तान के 17वें सेना प्रमुख होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से सेवा जो है ना उसमें एंट्री में किया था। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में इनको नियुक्त किया गया है और सैन्य खुफिया महानिदेशक के रूप में भी इनको इससे पहले नियुक्त किया जा चुका है। पाकिस्तान में काफ़ी अहम है ये आर्मी चीफ का पद, क्योंकि पाकिस्तान में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा पद यही माना जाता है। लेकिन सेना की तैनाती और उनकी नियुक्तियां और उनके ट्रांसफ़र के सारे काम जो है ना थल सेना अध्यक्ष के पास ही रहते हैं। इस कारण से इस वाले पोस्ट को सबसे ताकतवर मानते हैं। वैसे सेना का पाकिस्तान में रोल क्या है ये बात तो आज तक किसी को नहीं पता। आज़ादी के 75 साल में पाकिस्तान पर आधे से ज़्यादा वक्त सेना का शासन रहा है, तो मतलब क्या रोल है क्या नहीं है ये तो खैर किसी को पता ही नहीं है, कहीं ये बात डिस्क्लोज ही नहीं है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ है, ठीक है ना। और एक बात आप ये याद रखना, पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई जो है गुलाब जामुन है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ गन्ने का रस है। पाकिस्तान की मुख्य नदी का नाम सिंधु नदी है जो कराची के पास आके जो ना अरब सागर में गिर जाती है। तकरीबन 2880 किलोमीटर के आसपास इस नदी की लंबाई है। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति है। तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है इस गांव का नाम जो है ना अरित्तापट्टी है। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। इसका फोटो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अरित्तापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का। ये कुछ इस टाइप की हेरिटेज साइट है और इसको रिसेंटली 193.21 हेक्टेयर क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है। बायोडाइवर्सिटी का विरासत वाला इलाका है, मदुरई जिले के मेल्लूर के पास है और ये अरित्तापट्टी जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया, जिसमें 72 झील है और 200 प्राकृतिक वसंत पूल और 3 बांध जो है ना इसके अंदर है। और यह गांव 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की श्रृंखला से चारों तरफ जो है वो घिरा हुआ है। लगभग 250 पक्षियों की प्रजाति है यहाँ पे, याद रखना। अरिट्टापट्टी गांव मेलूर ब्लॉक और मीनाक्षीपुरम गांव जो मदुरई पूर्व तालुक से संबंधित रखता है। यहाँ पे रॉक कट मंदिर है, तमिल ब्राह्मी जो शिलालेख है, जैन बेड है, ये सारी चीज़ें उपस्थित है यहाँ पे। इस साइट की घोषणा जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 2002 की धारा 37 के तहत जो है ना इसकी घोषणा की गई है, ये याद रखना। और एक्चुअली इसकी घोषणा करने का मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब है कि ये जो साइट है जैसी अब है वैसी ही रहेगी, इसका नुकसान को रोकना और क्षेत्र को सांस्कृतिक दर्जा देने का काम, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और जो यहाँ की विविधता बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ से ख़त्म ना हो जाए, हमेशा ऐसी ही बनी रहे। संगई महोत्सव किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? कल्चरल फेस्टिवल कहाँ का है संगई? तो संगई उत्सव मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। ये 10 दिन तक चलने वाला है, 30 नवंबर तक चलेगा, 21 से 30 नवंबर तक। और इस पूर्वोत्तर राज्य के 6 जिलों में 13 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। संगई महोत्सव को अपनेपन की भावना को प्रोत्साहन करने के लिए या एकता के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ के जो हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी है, इन्होंने विष्णुपुर जिले के मोईरांग खुनो में संगाई एथेनिक पार्क में मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। इसकी शुरुआत साल 2010 के अंदर हुई थी और अब यह दुनिया में मणिपुर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा त्यौहार या मंच माना जाता है। मणिपुर के इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मणिपुर के पारंपरिक खेल होते हैं, लोक नृत्य होता है, शास्त्रीय संगीत होता है। तो ये काफ़ी बड़ा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के रूप में भी इसको हर साल ही आयोजित किया जाता है। इम्फाल के हप्ता काई जेई बुंग में इस उत्सव को औपचारिक उद्घाटन का जो है ना वहाँ से किया गया था, इस जगह से। मणिपुर की बात करता हूं तो मणिपुर पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है और इसके पड़ोसी राज्यों में एक तो आता है नागालैंड आता है मणिपुर का, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। नागालैंड के अलावा जो है इसके दक्षिण में मिजोरम आता है, यहाँ पे ये मिजोरम आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। पश्चिम में इसके असम आता है, पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, इधर असम है, इधर नागालैंड है, ठीक है ना। तो चारों तरफ की सीमा है। इसके राज्यपाल का नाम डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला है। एन बीरेन सिंह जो है ना यहाँ के मुख्यमंत्री है और ऑफिशियल एनिमल का नाम भी यहाँ के संगाई है। एरिया तकरीबन 22,347 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है ना ये रिलेटेड है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ये हर साल 26 नवंबर को दिया जाता है, जिस दिन आप लोग नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल मिल्क डे होता है आपका 1 जून को। और इस अवार्ड में जो फर्स्ट रैंक है उसमें 5 लाख मिलते हैं, सेकंड रैंक के लिए 3 लाख रुपए और तीसरे रैंक के लिए जो है ना 2 लाख रुपए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में 5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। देश में पहली बार दिसंबर 2014 के अंदर वैज्ञानिक रीति से स्वदेशी गो जातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से इस अवार्ड को जो है ना वो स्टार्ट किया गया था। भाई विदेशी नीति से ही, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी गायों को देखा होगा जो संकरण आपकी प्रजाति से या यूँ कहिएगा इंजेक्शन तरीके से दूध और नस्ल को ठीक ठाक रखना और बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ये वाला अवार्ड दिया जाता है।
इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति और डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करना ये अवार्ड देने का सीधा सीधा टारगेट रहता है। इसमें देसी गाय और भैंस की नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान हैं जो रजिस्टर्ड नस्लों की सूची है उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन है, आर्टिफिशियल जो आप लोगों का टेक्निक होती है इंसेमिनेशन, उसके अंदर ये अवार्ड दिया जाएगा। डेयरी किसान उत्पादक संगठन है, राष्ट्रीय डेयरी सहकारी समिति है, उस लिस्ट में भी ये अवार्ड दिया जाएगा। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2014 के अंदर स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 2400 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2021 से 26 तक जो है ना अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी जारी है अपने इंडिया में, ये गोजातीय नस्ल या गायों की नस्ल को बचाने के लिए। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेज़बान कर रहा है? तो इंडो पैसिफिक रीजनल का मेज़बानी अभी हाल ही में कर रहा है हमारा दिल्ली ही कर रहा है, ठीक है ना। ये इंडो पैसिफिक रीजन है जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की शुरुआत हुई थी 23 नवंबर 2022 को दिल्ली के अंदर हुई है। 3 दिन का ये है आपका। इस सम्मेलन में बस बेसिकली क्या होगा कि भारत प्रशांत का जो आपसी आदान प्रदान करना है, विचार विमर्श को बढ़ावा देना है, कम्युनिकेशन गैप को जो है ना वो कम से कम रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, मुंह सुझाने से कुछ नहीं होता, बातचीत करने से ही जो है ना वो सारा का सारा मसला हल किया जा सकता है। कौन सा देश 2023 में सबसे पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी सिंगापुर करने वाला है। ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक 22 तारीख से लेके 22 से 25 जून 2023 में करेगा। वर्चुअल गेम जो है ना उनको बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। और इस इवेंट में संस्कृति मंत्रालय, समुदाय और युवा खेल सिंगापुर ये जो है ना इस तरीके से इसको आयोजन कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स होंगे मतलब वर्चुअल खेल को बढ़ावा देने के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर मैं बात करता हूँ, उन्होंने इसकी घोषणा की है। इसका हेडक्वार्टर लुजाने स्विट्जरलैंड में है। थॉमस बाक इसके राष्ट्रपति है। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना। चलो आप मुझे कमेंट में सिंगापुर के बारे में लिख के बताना। मैप तो मैंने नहीं लगाया पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिंगापुर के आप लोग डिटेल में सारे नेता के बारे में, राजधानी के बारे में और इंपॉर्टेंस जो याद है आपको चीज़ें वो ज़रूर बताना। गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस हर साल 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे जो एक लीडर नेता के रूप में भी काम किया था। इन्होंने जो है ना औरंगजेब ने इनका जो है ना गर्दन शीश कलम कर दिया था। गुरुद्वारा दिल्ली का शीशगंज आप लोगों को याद ही होगा, इस्लाम स्वीकार न करने के वजह से ही। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पे हुआ था? गंगा, सरस्वती या विस्तता या परुषणी? बताना विस्तार से इसके बारे में भी। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। और ऋग्वेद के बारे में भी बताना और चारों वेदों के बारे में बताना, कौन कौन सा वेद किस किस से संबंधित है। थैंक यू सो मच।